उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी वक्फ पॉलिटिक्स एंड सनातन अनफिल्टर्ड ट्रुथ विद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। हाइपर क्वेस्ट पॉडकास्ट की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मंदिर, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। स्टार्ट। जो खड़े होके ये कहते हैं दिल्ली का लाल किला किसके बाप ने बनवाया था, आगरे का ताजमहल किसके बाप ने बनवाया था, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया था, उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है। इंडियन आर्म फोर्सेज है, इंडियन रेलवेज है, उसके बाद तीसरा सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर जो है वो वक्फ है। डिफेंस और रेलवे तो सरकार का, सरकार के बाहर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास। भारत का वक्फ बोर्ड भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। इतने लाखों करोड़ों जमीन की बात हो रही है, ये आई ही कैसे मुस्लिमों के पास? ये बात मैंने पार्लियामेंट में नहीं बोली थी, इसलिए यहाँ पे बोल रहा हूँ। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पे मुस्लिमों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था, थैले भर का कंट्रोल नहीं था। लाहौर से लेके कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मराठों के पास। अगर उस ढंग से तो कहें तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो फिर सिखों को कहना चाहिए लाहौर तो हमारा है। पूरे बिल को अमेंड करने की बजाय हम बिल को खत्म ही क्यों नहीं किए दूसरे कंट्रीज की तरह? भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी से, भैया आप 1947 में साइन क्या किए थे? एक आम गरीब किसान की प्रॉपर्टी हो और वो सरकार को देने से मना कर दे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है। यहाँ छोड़ दिया सरकार ने, ले जाओ भाई, बगैर कागज के। तुमने कहा, हमने मान लिया। बहुत से प्रदेशों में कुछ दंगे हो रहे हैं, जैसे अभी JNK असेंबली में हमने देखा कि अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है बहुत दुखद है, आपत्तिजनक है, और ये कहीं ना कहीं उस जहनियत का प्रतीक है कि अभी तक वहां की पार्टियां 370 की मानसिकता से बाहर नहीं आ पाई। जो हिंदू वर्ग है उसको भी कहीं ना कहीं बीजेपी से कुछ जो आकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई हैं। चर्च को नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, मस्जिदों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें हिंदू मंदिरों को क्यों कंट्रोल करना है? और क्या इसके लिए बीजेपी सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि मदरसे तो बनाने की पूरी आज़ादी है, मिशन स्कूल बनाने की पूरी आज़ादी है। क्या उस प्रकार से हिंदू कम्युनिटी उस तरह के गुरुकुल बना पाएगी? कांग्रेस की एक बात जो आपको सीक्रेटली पसंद है, कुछ तो पसंद करते होंगे, तो कहना ठीक नहीं लगेगा, बाकी ठीक है। मतलब आपके हिसाब से बीजेपी में कुछ तो लोग हैं जो मोदी जी पे इतनी निष्ठा नहीं रखते। एक चीज जो मैंने अभी कहीं नहीं बोली है तो वो आपको बोले देता हूँ। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? सुधांशु जी नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अभी हाल में ही हम सभी ने आपकी राज्यसभा में जो स्पीच थी वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, पूरे देशवासियों ने सुना है और बिल भी पास हो गया। तो अब पास होने के बाद जन सामान्य को इस बिल के बारे में ज़्यादा रुचि आ गई है। प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है कि मामला है क्या। इसमें 2-3 मूलभूत प्रश्न हैं जो मैं जनता के बिहाफ पर पूछना चाहता हूं कि अगर एक जन सामान्य को पता करना हो कि ये है क्या, तो इस पॉडकास्ट को उसी से हम प्रारंभ करेंगे। पहला प्रश्न यही है कि जब हम वक्फ के बारे में सुनते हैं, इंडियन आर्म फोर्सेज है या इंडियन रेलवेज है, उसके बाद तीसरा बड़ा सबसे लार्जेस्ट लैंड ओनर जो है वो वक्फ है। इनके क्लेम्स देखेंगे तो पार्लियामेंट तक क्लेम किया हुआ है, महाकुंभ अभी हुआ प्रयागराज में, वो भी क्लेम किया हुआ है। फिर तमिलनाडु से एक गांव की न्यूज़ आती है कि पूरा गांव का गांव क्लेम किया हुआ है। तो ये ज़मीनें वक्फ ने कब खरीदी हैं, इसकी कुछ हिस्ट्री में हमें बताइए। देखिए, इसको अगर आप देखें तो 2-3 चीजें। एक, वक्फ की अवधारणा क्या है। वक्फ जो फंडामेंटली है वो, देखिए, मैं कोई ये नहीं दावा करता कि मैं बहुत बड़ा इस्लाम का आलिम फाजिल जानकार हूं, परंतु इस्लाम में जो 5 प्रमुख कर्तव्य माने गए हैं उन 5वें वक्फ का नाम नहीं है। वह है रोज़ा, कलमा, नमाज, हज और जक़ात। अब ये जक़ात है जिसको दान कहते हैं, जक़ात और खैरात, वहां से वक्फ की अवधारणा आती है कि आप किसी को दान करें। और ये शब्द मूलतः अरबिक के वकाफ से आता है, जिसका अर्थ होता है किसी चीज को रिटेन कर लेना, मतलब किसी चीज को बांध देना, स्थिर कर देना। अब जो शुरुआती दौर में एक लार्जर स्केल पे, देखिए, 1-2 चीजों का दान अलग बात है, पर एक राज्य के स्तर पर जो डोनेशन देने की बात आती थी, तो ससानिड एम्पायर में करीब 7वीं शताब्दी में जब इराक पर कब्जा हुआ है, तो दक्षिणी इराक का बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, उसको कंट्रोल करके उसको वक्फ किया गया। बट दैट वाज कंट्रोल्ड बाय स्टेट, यानी वो राजा के अधीन माना गया। तो वहां से वक्फ की अवधारणा शुरू होती है। अब जब हम यहां पर आते हैं भारत के संदर्भ में, अगर हम देखें तो एक बात जो मेरे विचार से आपके जो व्यूअर्स हैं उनको समझनी होगी, संसद में भी यह बात रखी गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी की तरफ से, कि वर्तमान में भारत का जो वक्फ कानून है,
इस ढंग का प्रावधान दुनिया के किसी भी मुस्लिम देश में नहीं है। मतलब इस्लाम की जन्मस्थली सऊदी अरब में जो वक्फ का कानून है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जहां पे आप कह देंगे वो जमीन आपकी और सरकार केवल मूकदर्शक बनी बैठी रहेगी। इंडोनेशिया का उदाहरण, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। टर्की, जहां एक जमाने में खलीफत रही, टर्की के खलीफा। दूसरा बगदाद, जहां खलीफत रही, और सीरिया का इलाका। पाकिस्तान, बांग्लादेश में नहीं है। तो अब प्रश्न उठता है कि भारत में ऐसा नियम कानून में प्रावधान कैसे बन गए? ये अपने आप में एक प्रश्न का तो सोचने का विषय है, फूड फॉर थॉट है किसी को सोचने के लिए। दूसरा, क्या भारत में ऐसे अधिकार किसी अन्य को थे? ये अपने आप में सोच का विषय है। यानी छोड़ दीजिए, वो हिंदू मुस्लिम को छोड़ दीजिए, क्या ऐसा अधिकार क्रिश्चियन संस्थाओं को है? नहीं है। सिख को है? नहीं है। बौद्धों को है? नहीं है। जैन, पारसी, यहूदी, बहुत छोटी छोटी माइनॉरिटीज, इनको किसी को अधिकार नहीं है। तो अपने आप में एक प्रश्न उठता है कि ये इस ढंग के विचित्र अधिकार आए कैसे? और जो भी आपने बोला कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर है तो वक्फ के पास है, परंतु यह सत्य का पूर्ण प्रस्तुतिकरण नहीं है। डिफेंस और रेलवे तो सरकार का है। पिक्चर यह है कि सरकार के बाहर अगर किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। दूसरा, भारत का वक्फ बोर्ड जमीन के लिहाज से भारत की सबसे अमीर संस्था नहीं है, दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। दुनिया में किसी भी देश के वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन नहीं है। 57 मुस्लिम देशों को मिला लिया जाए तो किसी के पास इतनी जमीन नहीं है जितने भारत के वक्फ बोर्ड के पास। अच्छा, अब आप आइए, उसमें भी एक अपने आप में प्रश्न है। अगर आप द एवोल्यूशन ऑफ प्रोसेस देखें, भारत में एक वक्फ बोर्ड में एक नया कॉन्सेप्ट डाला गया जिसको कि बहुत से लोगों का मानना है कि यह मूल धार्मिक भावना से प्रेरित कॉन्सेप्ट नहीं है, वक्फ वल औलाद। यानी आपने अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ तो कर दिया, पर उसका जो मुतवली है यानी मैनेजमेंट आपके ही परिवार के पास रहेगा, आपकी औलाद के पास रहेगा। तो ये तो एक बड़ी विचित्र अवधारणा हुई कि मैंने पैसा तो मंदिर को दान कर दिया मगर पैसा मेरा ही रहेगा। मतलब उसको मेरा ही परिवार यूज कर सकेगा। अब उस कारण से भी कई समस्याएं भी आ रही हैं। उसका उद्देश्य क्या था कि गवर्नमेंट उसको न ले सके, कोई दूसरा उसको यूज न कर सके। मुझे मान लीजिए नहीं बांटना था अपने लोगों के बीच में, या बेटियों को नहीं देना था, वॉट एवर द रीजन वुड हैव बीन, तो हमने एक तरीके से उस पर कैविएट लगा दिया कि कोई भी दूसरा उसको यूज नहीं कर सकता है मगर वो मेरी प्रॉपर्टी बन के रहेगा। अब इस कारण से समस्या क्या हुई कि 2-3 पीढ़ी में तो अब परिवार में तो पता चला 20-20, 25-25, 30-30 लोग हो गए। अब मुतवली तो उसमें से एक है, तो उसको लेकर आपस में भी कुछ समस्याएं, झगड़े, मतभेद और वो सारी चीजें। इसकी शुरुआत होती है 1894 में। प्रिवी काउंसिल एक जजमेंट पास करती है कि वक्फ वल औलाद को वो खारिज कर देती है। और उस समय सर सैयद अहमद खान ने भी ये कहा था कि ये मूल इस्लाम की अवधारणा नहीं है, ये शरिया से है, जुड़ा हुआ है वक्फ वल औलाद के बारे में, और उसको उन्होंने मुजार शब्द कहा था। इसके आधार के ऊपर प्रिवी काउंसिल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए यहां से राजनीति की शुरुआत होती है। 1904 में जिन्ना कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। 1906 में कैलकाटा कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसमें यह प्रस्ताव पारित होता है, संभवतः पॉइंट नंबर 5वां प्रस्ताव है, जो कहता है कि प्रिवी काउंसिल के जजमेंट में कुछ गलती है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और इसके बाद 1913 में, अब आप सोचिए, एक वाक्य है कि यह मामला मुस्लिमों का है और मुस्लिम संपत्तियों का है, तो राज्य का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सिंस इट इज अ मैटर रिलेटेड टू मोहम्मदन टू बी मैनेज्ड बाय मोहम्मदन, सो वेयर इज द इशू ऑफ पब्लिक पॉलिसी इमर्जेस। आपको लगेगा ये शायद अभी जो वर्तमान में संसद में बहस हुई है, इनमें जो विपक्ष के नेता बोल रहे थे, ये उन्हीं में से किसी का बयान है। नहीं, ये अप्रैल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना का इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में वक्फ के पक्ष में दिया गया बयान है। यानी 1913 से लेकर 2025 तक भाषा नहीं बदली है, वो वही वाली भाषा है। और कांग्रेस के समर्थन से ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने 1913 में वक्फ एक्ट पास करवाया और फिर वो चलते 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 बहुत सारे परिवर्तन हुए, सभी को पता है। और इसमें कोई वैसी बात नहीं है कि कोई ये कहे कि हमारी सरकार ने इस बारे में ही विचार किया है। पूर्व की सरकारों का भी ऐसा विचार रहा है कि वक्फ की चीज़ों का नियंत्रण सही ढंग से नहीं हो रहा है।
लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा फेमस वो वीडियो वायरल हुआ 2010 मई में, वो भारत की संसद में बोला सब बहुत गड़बड़ हो गया है और सब पटना में कब्जा कर लिया है, प्लाटिंग कर दी है और बड़ा कड़ा कानून बनना चाहिए। ये लालू प्रसाद यादव जी का है। अब हम कड़ा नहीं, केवल एक सामान्य विधि सम्मत कानून बना रहे हैं तो यह विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है अगर हम इस पूरे व्यवस्था को समझें तो भली भांति यह समझ में आएगा कि वक्फ था क्या, इसका मूल उद्देश्य क्या था और ये कहां से आगे बढ़ते हुए आज मैं यह भी कहना चाहता हूं पूरी विनम्रता से, अनेकों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं कि वक्फ की संपत्तियों के ऊपर ये दावे हैं कि किसी ने फार्म हाउस बना लिया है, किसी ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना ली है, और ये दावे वो हैं जो वक्फ के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में अतीक अहमद जैसे बाहुबली ने 100 करोड़ रुपए की वक्फ की लगभग संपत्ति कब्जा कर ली थी, मगर लाखों एकड़ जमीन होने के बावजूद मैं विनम्रता से, गंभीरता से और पीड़ा से पूछना चाहता हूं, एक हॉस्पिटल है क्या? चलिए मुस्लिम समाज के लिए ही बनाइए, एक यूनिवर्सिटी, एक लाइब्रेरी, एक मुस्लिम्स के लिए कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट, चलिए मुस्लिम गरीबों के लिए कोई संस्था, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए कुछ तो दिखाइए। मतलब लाखों एकड़ जमीन, उदाहरण ये तमाम अवेलेबल कि कमर्शियल प्रॉपर्टी मॉल से लेके और होटल तक बन गए, मगर जिसे रियल में कहते हैं कि चैरिटी के लिए दिया गया, तो चैरिटी का तो सी भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अब इसके बाद किसी को लगे कि उसको कोर्स करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि या तो उसका ईमान में विश्वास ही नहीं है, या फिर यह हो सकता है कि उसे लगता है कि जो होना है वो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारी राजनीति कब्जे में रहनी चाहिए। अब एक और बात आप समझिए जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी ने भी पार्लियामेंट में बोली 2006 में जब रिपोर्ट आई, तो वो ये कहती है कि 12,000 करोड़ रुपए कम से कम होना चाहिए था वक्फ की इनकम, केवल 163 करोड़ थी। अब 2025 में 166 करोड़, तो 18 साल में 3 करोड़ बढ़ी, और जिसे हम कहें कि नेट मुनाफा 1 करोड़ 25 लाख, यानी उसमें भी सब खर्चे भी तो होते हैं ना, वो सारे चले गए। अब ये सवाल उठता है कि इतने लाखों एकड़ जमीन और उसके बाद 1.25 करोड़ रुपए, किसी को नहीं लगता कि अमानत में इतनी बड़ी खयानत हुई है? किसी को नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है? और अगर उसमें जरा सा सुधार करने का प्रयास किया जाए तो साहब हमारे उसमें हस्तक्षेप हो रहा है। मुझे लगता है ये ईमानदारी से किया गया कार्य है, जो कि परिस्थितियों को देखकर एक गरीब, जरूरतमंद, ईमान के पक्के मुस्लिम ने यदि अपनी धार्मिक भावना के कारण दिया है, देखिए हम यहां पे दो मुस्लिम वाला विषय नहीं कह रहे हैं, बहुत साफ बात कह रहे हैं कि एक तरफ वो है जो मैंने पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ वो है वो शरीफ मुसलमान जो शराफत अली है, जिसने सोचा कि भाई मैंने तो ये वक्फ दिया है, यानी मैंने एक प्रकार से ज़कात की तरह ये अपना दिया है और ये कुछ मजहबी अकीदे में यानी धार्मिक पवित्रता में कुछ यूज होगा। और दूसरी तरफ है कि उन लोगों की संपत्ति के जमींदार बनकर बैठे हुए कुछ शरारत खान, जिन्होंने शरारत की और कब्जा कर लिया। आज के हमारे जो विपक्षी दल हैं ये शरारत खान के साथ खड़े हैं और मोदी जी की सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है। दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस ये है। फिर भी इसमें एक बार मन में ये प्रश्न तो आता है, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है कि इतने लाखों करोड़ों जमीन की बात हो रही है, ये आई ही कैसे मुस्लिमों के पास? क्या ये मुगल काल से चला आ रहा है तब की? ये भी अपने आप में एक विचारणीय विषय है। जो लोग कानूनविद हैं, जो लोग इतिहासविद हैं और जो लोग राजनीति शास्त्र के हैं, तीनों के लिए एक बड़ी विचित्र बात। पहली बात तो मैं एक और बात क्लियर कर दूं, वक्फ में जो भारत सरकार ने निर्णय लिया है उसमें मस्जिदों की कमेटी, कब्रगाहों की कमेटी, कब्रिस्तानों की कमेटी, दरगाहों की कमेटी में कोई प्रभाव नहीं है। वो एकदम प्राइवेट ट्रस्ट की चलेंगे। उसमें आपको जिसको रखना हो रखिए, किसी गैर मुस्लिम का इशू नहीं, आप चाहें अपने परिवार के लोग रखना चाहें वो आप रखिए।
ये उसके ऊपर केवल जो लैंड के मैनेजमेंट को ओवरव्यू करने के लिए बना हुआ बोर्ड है। जैसे माइनॉरिटी कमीशन होता है, तो ऐसा नहीं है मदरसे में जिसको आपको रखना हो मदरसे की कमेटी में रखिए, पर आप ये नहीं कह सकते माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हमेशा मुस्लिम ही होगा, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन मुस्लिम्स को भी देख रहा है और सिखों को भी देख रहा है, अन्य को देख रहा है। तो उसी प्रकार वक्फ बोर्ड में कौन होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आपकी जो पर्सनल रिलीजियस कमिटीज हैं उनमें कौन होगा, दोनों में आपस में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। और इस पे अनेक हाई कोर्ट्स के बहुत क्लियर निर्णय है। 1964 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत क्लियर कट कहा कि वक्फ का जो मुतवली है दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू महंत ऑफ ए मंदिर, उसका काम रिलीजियस नहीं है। फिर और फर्दर उसको क्लियर किया गया 1976 बशीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में कलकत्ता हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसने कहा कि ये प्योरली सेकुलर कैरेक्टर का है, इसका धार्मिक से कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 26(2)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले मैटर से इसका कोई उस प्रकार का संदर्भ नहीं है। 1993 में केरला हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये एक मैनेजमेंट, लैंड के मैनेजमेंट का विषय है, इसका धर्म के साथ किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, धार्मिक चीजें अलग हैं, उससे इंडिपेंडेंट चल रही है। ये जो घालमेल करने का प्रयास। अब जो आपने प्रश्न किया, बड़ी सिंपल सी बात है। 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद महाराष्ट्र पे मुस्लिमों का कंट्रोल एकदम खत्म हो गया था। धेले भर का कंट्रोल नहीं था, मतलब धेले भर का कंट्रोल मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं। उसके बाद मराठों का कंट्रोल इतना हो गया था कि महाराष्ट्र तो छोड़िए, लाहौर से लेके कर्नाटक तक रेवेन्यू कलेक्शन का अधिकार मराठों के पास था, जिसे आप कहते हैं सरदेशमुखी, यानी द अथॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग द लैंड एंड गेटिंग द रेवेन्यू। कब तक? टिल 1818। अब आप ये बताइए, फिर 1818 में एंग्लो मराठा वॉर होती है, देन द एंटायर कंट्रोल हैज बीन टेकन ओवर बाय ब्रिटिशर्स। देन ब्रिटिशर्स बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाते हैं, जिसमें आज के महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी की कैपिटल मुंबई, यानी उस जमाने का बॉम्बे, वो बनता है। मेरे भाई, ये 1707 से लेके 1947 तक के 240 साल में कौन से रेवेन्यू रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि उस जमीन पे कोई कंट्रोल था किसी मुगल बादशाह का? तो कितनी हास्यास्पद तर्क है। या तो ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिखा होता कि साहब ये जमीन फला फला मुगल बादशाह ने दी है और हम इसको ऑनर करते हैं, यानी या तो वो लोग ये मान रहे हैं कि भाई अंग्रेज उनका बड़ा ऑनर किए थे। इसका मतलब यही हुआ ना कि अंग्रेजों ने मुगलों के फरमानों का ऑनर किया था, और ऑनर किया था तो वो कागज पे होना चाहिए ना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, फिर वो मराठों के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में भी होना चाहिए था और ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में। अन्यथा अचानक 1707 के बाद 1947, 240 साल के बाद, और 240 साल के बाद नहीं, 2013 के बाद तमाम प्रकार के दावे उभरने लगे। ये अपने आप में लगता है कि इन चीजों का तार्किक और कानूनी अधिकार ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पे बिल्कुल निराधार नजर आने लगता है। सुधांशु जी, इसमें बात चल रही है वक्फ की और अमेंडमेंट बिल तो आया, फिर ये प्रश्न उठता है कि अभी हमने बहुत ढेर सारे इस्लामिक कंट्रीज़ की बात की कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड है भी नहीं, कुछ एक आध या फिर और भी कंट्रीज़ में होगा जहाँ पर मैनेज हो रहा होगा, तो जब इस ढंग के प्रावधान नहीं है। हाँ, इस ढंग के प्रावधान नहीं होंगे, तो भारत में भी जब अभी जैसे हमने बात की कि सरकारें बदलती हैं, रूलर बदलता है, उसके बाद आप ज़मीनी स्तर पर ज़मीन किसकी, आप कैसे, ऐसे तो फिर आप इतिहास में जा रहे हैं तो मुगल काल पे क्यों रुक रहे हैं, आप और पीछे जाइए तो फिर हिंदू कहेगा कि मेरी ज़मीन है। तो जब इस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं तो ये पूरे बिल को अमेंड करने की बजाय हम बिल को ख़त्म ही क्यों नहीं किए दूसरे कंट्रीज़ की तरह, इसमें अमेंडमेंट तक ही क्यों रुके? या फिर आपकी मेजॉरिटी नहीं थी बीजेपी की, या ऐसा है कि बीजेपी मेजॉरिटी में होती, या जिस तरह से 2019 में मैंडेट था उस तरह का होता तो कुछ और अमेंडमेंट में और चीज़ें होती? नहीं, देखिए, अमेंडमेंट जो किया गया उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या राजनीतिक शक्ति से कोई लेना देना नहीं, वो विशुद्ध तकनीकी आधार पे और जो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ द रियलिटी, यानी एकदम वस्तुनिष्ठ विश्लेषण यथार्थ का के आधार के ऊपर किया गया है। अब जैसे एक उदाहरण के लिए देखिए, अब ये जो क्लेम करने की बात है, कल के दिन आज तक मैंने तो नहीं सुना कोई क्रिश्चियन कहे कि उस अब इंडिया गेट तो किंग जॉर्ज ने बनाया था तो अब वो तो हमारा होना चाहिए, या गेटवे ऑफ इंडिया भी जो है वो किंग के लिए बनाया गया था, वो भी हमारा होना चाहिए, या जहां जहां क्वीन एलिजाबेथ या किंग की मूर्तियां लगी थी, अब चूंकि इंडिया गेट के सर्किल पर किंग जॉर्ज की मूर्ति लगी तो इंडिया गेट के सर्किल का इलाका हमारा है। कभी आपने किसी क्रिश्चियन को सुना है
कहते हुए, और आपने सही कहा, अब अगर इतिहास में पीछे जाएंगे तो आप किसकी, फिर तो भारत सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से, भैया आप 1947 में साइन क्या किए थे? भैया आपने जब ट्रांसफर ऑफ पावर लिया, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, क्या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मुगलों को रिकॉग्नाइज किया था? यस और नो? द आंसर इज कैटेगोरिकली नो। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार रही 1857 तक, उसके बाद सीधे ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में। या तो आप कहो ना कि अंग्रेज और मुगल मिले हुए थे और दोनों ने उसको रिकॉग्नाइज किया था, और अब भारत की सरकार कहती है दोनों के फरमान हम मानेंगे। यही तो हुआ कहने का मतलब। या फिर अगर ब्रिटिशर्स ने रिकॉग्नाइज नहीं किया और आपने ब्रिटिशर्स से लिया, तो ये अचानक बीच में गैप के बाद ये पीछे की चीजें कहां से आने लगी? अब अगर उस ढंग से तो कहें तो फिर महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, तो फिर सिखों को कहना चाहिए लाहौर तो हमारा है। बताइए, हैं, वो तो काबुल तक था। तो इस ढंग की बातें मुझे लगता है कि कांग्रेस ने वोट बैंक की, तो मैं बहुत राजनीतिक दृष्टि से नहीं बोलना चाहता, पर यह वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा थी। कि आपको लगेगा, वैसे मैं दर्शकों के लिए बता दूं, इसमें एक विचित्र प्रावधान था कि अगर, तो उस वक्फ बोर्ड के एक्ट में प्रावधान था 1995 में, कि अगर उन्हें लगता है कि वक्फ की संपत्ति है तो वो दावा कर सकते हैं। अब सुनिए, जब दावा हो गया तो जिसकी संपत्ति पे दावा है वो कहां जाएगा? वक्फ बोर्ड में। अब वक्फ बोर्ड से निर्णय उसके खिलाफ आ गया, जो आएगा ही, मतलब इसको तय मान लीजिए। ये कुछ कुछ वो हो गया ना, जैसे कि अंग्रेजों के जमाने में क्रांतिकारियों के मुकदमे चलते थे तो अंग्रेज कहते थे ये कोर्ट का मुकदमा है, ठीक। अब आइए, जब खिलाफ आएगा तो आप कहां जाएंगे? ट्रिब्यूनल में, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में। वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल का जजमेंट जो आपके खिलाफ आएगा, उसके बाद आप कहां जाएंगे? अब ये लोग भ्रम फैलाते हैं कि कोर्ट जज, नहीं, कोर्ट में आप रिट पिटीशन के रूप में जा सकते हैं, सिविल सूट के रूप में नहीं। सिविल सूट मतलब संपत्ति का विवाद। संपत्ति का विवाद होता है, जिसकी संपत्ति है, मान लीजिए आपकी संपत्ति, तो फिर वक्फ बोर्ड एक पार्टी बनेगा और आप एक पार्टी बनेंगे, ये होता सिविल सूट, और आज जाके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। वो नहीं, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल ने अपना जजमेंट दे दिया, आप रिट पिटीशन के रूप में कोर्ट में आइए। रिट पिटीशन में 99% जो ट्रिब्यूनल का जजमेंट है वही होता है। आप सोचिए, ऐसा अधिकार किसी को दिया गया, ऐसा विचित्र अधिकार दे दिया गया, और जिसके आधार के ऊपर, और जो पार्लियामेंट पे जिन्होंने क्लेम किया वो कोई छोटे मोटे आदमी तो नहीं है। बदरुद्दीन अजमल हैं जो धुबरी के सांसद रहे हैं पहले, और इसके अलावा AIUDF पार्टी जो 2011 से लेके 16 तक के शायद विधानसभा के बीच में 22 विधायकों के साथ मुख्य विपक्षी दल थी असम की विधानसभा में। उन्होंने क्लेम किया है भाई कि पार्लियामेंट हमारा है। आप सोचिए कि कोई सरकार इस ढंग के क्लेम्स को लेजिटिमेसी दे। अब चलिए, जो 120 से अधिक प्रॉपर्टीज यूपीए सरकार ने जाते जाते दी, हम विनम्रता से पूछना चाहते हैं, सरकार ने अपना क्लेम ही फॉरफिट कर लिया। ये बताइए, एक आम गरीब किसान की प्रॉपर्टी हो और वो सरकार को देने से मना कर दे तो सरकार सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है। यहां छोड़ दिया सरकार ने, ले जाओ भाई, बगैर कागज के। तुमने कहा, हमने मान लिया। भाई जब दिल्ली पे कब्जा किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसके बाद क्या ब्रिटिश रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उनको वो स्थान दिया गया? नहीं दिया गया। तो कैसे हो गया भाई? अब बताइए, कोई कहानी बताता है। अब सोचिए, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में 1707 के बाद 1739 में तो दिल्ली को आके नादिर शाह ने तबाह कर दिया। 1764 में अहमद शाह अब्दाली, 1761 में 1764 में बक्सर हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, जिसमें शाह आलम से सारी जमीन अंग्रेज लिखवा लेते हैं। भैया अचानक पीछे से कहां से आने लगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो कानूनविद हैं, जो राजनीतिज्ञ हैं, उन लोगों को भी इस पे विचार करना चाहिए कि इस ढंग के दावों की नैतिकता क्या है, ऐतिहासिकता क्या है और वैधानिकता क्या है, या ये सिर्फ मजाक बनाया गया बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का। इसमें क्विकली एक जी गाइस,
जी, बिल्कुल जी। सबसे पहले जो इस्लाम के 5 पॉइंट इन्होंने मेंशन किए हैं, बिल्कुल सही बात है। इस्लाम के जो 5 पॉइंट हैं, उसमें कलमा आ जाता है, उसके बाद नमाज़ आ जाती है, रोज़ा आ जाता है, हज आ जाता है, ज़कात आ जाती है। ज़कात जो है, उससे ये लिया गया है वक्फ बोर्ड का एक पॉइंट, कि वक्फ बोर्ड का मतलब ये है जी कि मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए एक बोर्ड होना चाहिए, जिसमें जो भी अपनी मर्ज़ी से दान करेगा, वो मुसलमानों की फलाह व बहबूद के ऊपर काम किए जाएँगे। और ज़कात के जो देने के कह लें कि जो ज़कात दी जाती है, वो लगना कहाँ पे होता है, उसके बारे में अगर इस्लामी कानून को अपनाया जाए, क्योंकि यहाँ यहाँ पे इनको इस्लाम नज़र आ रहा है कि इस्लामी कानून के मुताबिक इन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है, तो वहाँ पे इस्लाम नज़र नहीं आ रहा, जहाँ पे इस्लाम ने कहा है कि ज़कात जो है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यतीमों, मस्कीनों और गरीबों और बेवाओं का हक है। इसके अलावा कोई सही सलामत कारोबारी बंदा, अब असदुद्दीन अवैसी को किस नज़रिए से ज़कात लग जाती है? वो वक्फ बोर्ड में बैठा हुआ है और दोनों-दोनों हाथों से लूट रहे हैं, और उसी तरह के और भी कई लोग जो हैं, वो वक्फ बोर्ड का जो संपत्ति है, वो लूट रहे हैं, और आम जो गरीब लोग हैं, उनको तो एक रत्ती बराबर भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। पहली बात तो ये कि ये इस्लामी कानून के खिलाफ है। ये इस्लाम के एक कार्ड जो है ना, वो सिर्फ़ यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा इस्लाम का इससे कुछ लेना-देना नहीं है, जिस तरह से ये कर रहे हैं। बल्कि ये वक्फ बोर्ड कम नज़र आ रहा है, कब्ज़ा माफिया ज़्यादा नज़र आ रहा है, जिस तरह से ये पार्लियामेंट के ऊपर क्लेम कर रहे हैं, महकुम की ज़मीन के ऊपर क्लेम कर रहे हैं। इन्होंने तो वो पुरानी रस्म-ओ-रिवाज चला रखी है, जैसे पहले किसी भी जगह के ऊपर जाके ये क्लेम करते थे और हड़प लेते थे। ओ भई, ऐसे लाइफ टाइम थोड़े ही चलता है। देखिए, पाप इंसान करता रहता है, लेकिन आहर एक टाइम ऐसा आता है कि वो पापों का घड़ा जब भर जाता है, तो फिर उनका दंड भी भोगना पड़ता है। वक्फ बोर्ड जो है, इसके खिलाफ दायरा कसा है गवर्नमेंट ने, और मैं कहता हूँ कि ये बीजेपी की गवर्नमेंट बहुत ही ज़बरदस्त गवर्नमेंट है, जिसने गरीब मुसलमानों के बारे में सोचा है। हालाँकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है जी, मुसलमानों का ये प्रॉब्लम है। इसमें मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कह दिया था कि ये मुसलमानों की एक कह लें कि तंज़ीम बनाई जा रही है, जिसमें मुसलमानों की फलाह के लिए काम किए जाएँगे। इससे स्टेट का कुछ लेना-देना नहीं है, स्टेट इसमें अमल दखल नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे स्टेट अमल दखल कर सकता है, जहाँ पे आए रोज़ ये एक गुंडागर्दी वाला काम कर रहे हैं, तो इनको स्टेट नहीं रोकेगी कि ठीक है जी, आपने महकुम के ऊपर क्लेम कर दिया, तो हम आइए आपको दे देते हैं। ऐसा नहीं होता ना। 9 लाख एकड़ ज़मीन इनके पास है, जिसमें से 1088 जो इनकी प्रॉपर्टी है, उसका ये सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स दिखा सकें या प्रूफ़ दे सकें। बाकी चीज़ों का तो कोई प्रूफ़ नहीं है। जो दान करता है आपको, फ़र्ज़ करें मैं कोई चीज़ दान करता हूँ, तो मेरे पास क्या उस चीज़ का कोई प्रूफ़ नहीं होगा? मैं वो प्रूफ़ भी तो दूँगा ना, कि ठीक है जी, अगर कोई गवर्नमेंट का बंदा आपसे पूछता है, तो आप मेरा नाम लीजिए कि समीर खोखर जो हैं, उन्होंने ये हमें दान किया है। तो समीर खोखर के पास भी तो कोई प्रूफ़ उस चीज़ का होना चाहिए ना, कि भई ये मैंने दान किया है और ये इसके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब कोई प्रूफ़ ही नहीं है, तो बस ऐसे ही सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों में प्रूफ़ कर रहे हैं। अरे बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए कि प्रूफ होना ज़रूरी है। देखें, इस तरह से ये जो चीज़ें अभी हुई हैं ना, यहाँ पे ये अच्छा हुआ है। हम तो इस कार्य को भई एप्रिशिएट करते हैं, गवर्नमेंट ने ये जो चीज़ की है, बहुत बेहतर की है। ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरे लोग हैं, जिसमें सनातनी लोग भी आ जाते हैं और भी लोग आ जाते हैं, उनको मिला के एक बोर्ड बनाया जाएगा। अभी वक्फ बोर्ड में वो मेंबर भी होंगे, सिर्फ मुस्लिम नहीं होंगे। तो यहाँ पे सुधांशु चतुर्वेदी जो हैं, उन्होंने ये भी कन्फर्म कर दिया। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड के वो मेंबर होंगे। उसके अलावा जो मदरसा वगैरह है, उसकी जो भी जमात आपने बनाई हुई है, जो भी इंतज़ामिया पार्टी है, उसमें बेशक कोई दूसरे पक्ष का बंदा ना रखें आप, वो आप चलाइए। कब्रिस्तान की कमेटी बनती है, उसमें दूसरे पक्ष का बंदा ना रखिए। उसके अलावा और भी जितनी मज़हबी आपकी जगह हैं, वहाँ पे बेशक आप मुस्लिम कमेटी सिर्फ़ रखिए, किसी दूसरे धर्म का बंदा ना रखें। लेकिन वक्फ बोर्ड जो होगा, उसके दरमियान में ये जो चीज़ें होंगी, वो इसलिए होंगी कि जो आम नागरिक हैं, उनके साथ जिस तरह से सालों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो नहीं होंगी। क्योंकि वो जो दूसरे मेंबर होंगे, वो तो भेदभाव नहीं करेंगे ना, वो तो इस चीज़ को देखेंगे। अजीब-सी इन्होंने तमाशा लगा रखा है। वक्फ बोर्ड के नाम पर ये कितने सालों से लूट रहे हैं और कितने सालों से ये कब्ज़े कर रहे हैं, और कोई इनको पूछने-गिछने वाला नहीं है। अब यहाँ पे इनको थोड़ी-सी पूछ-गिछ हुई है, तो इनको ये लग रहा है जी कि ये तो मुसलमानों के खिलाफ एक साज़िश रची जा रही है,
बीजेपी की तरफ से, और ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही है मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि जो मुस्लिम माफिया हैं उनको अभी पूछा जो जा रहा है, इसलिए उनको दर्द पड़ा हुआ है। आम जो मुस्लिम नागरिक है वो तो बल्कि बेचारे खुश ही होंगे इस बात से कि यार अच्छा ही हुआ है, इन्हीं की एक अदालत लगी हुई थी, वहीं पे एक आम नागरिक अपना केस लेके जाता था, तो ये कैसे मुमकिन है कि भाई वो उन्हीं की अदालत लगी और वो आपको जितवा दे। वो तो ज़ाहिर बात है अपने पक्ष में, अपने पक्ष के जो लोग हैं उन्हीं के हक में फैसला देंगे। तो ये चीजें खत्म होने जा रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। सनातन धर्म के हवाले से कुछ पॉइंट हम मेंशन यहाँ पे करना चाहेंगे। ये जो वक्फ बोर्ड है, इसका तो हमने आज दिन तक नहीं सुना जी कि इन्होंने कोई हॉस्पिटल बनाया हो, इन्होंने कोई बच्चों के लिए कोई काम किया हो, इन्होंने बेवा जो औरतें हैं उनके लिए काम किया हो। इससे तो सनातन धर्म के लोग अच्छे हैं कि बगेश्वर धाम बाबा जो हैं, कितने ही हमने उनके वीडियोस देखे हैं। अब लोग उनको दान करते हैं तो मजा भी आता है ना, लोगों को भी खुशी होती है कि भाई हम वाकई किसी बंदे को दान कर रहे हैं। कितने ही ऐसे जोड़े हैं, अनाथ बच्ची हैं, जो वो उनकी साला साल शादियां करते हैं, उनके घरों को बसाते हैं, उनको जहेज तक देते हैं। फिर जो है दूसरे गुरु अनिराधाचार्य जी, उन्होंने जितनी भी माएँ हैं, जो घरों से निकाल दी जाती हैं, उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा आश्रम बना रखा है, और उस आश्रम में उन माँओं के लिए खाने-पीने की सहूलियात, उनकी सेहत का ख्याल रखा जाता है, बल्कि बहुत ही वीआईपी सिस्टम उनको दिया गया है। पता चलता है ना, लोग दान करते हैं तो दान वाक़ई किसी जगह पे लग रहा है। तो ये चीज़ें होना ज़रूरी है। तो ये जो दान है, ये तो दान सिर्फ़ खुद ही हड़प कर रहे हैं। दान का कुछ पता ही नहीं है लग किधर रहा है। और सबसे पहले ये जो है वो मैं ये कहूँगा कि सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं उनकी लैंग्वेज, उनके बात करने का तरीका और उनके जो बोलने का अंदाज़ है, मैं कहूँगा कि बेस्ट है। और बड़ा बेहतरीन, सोबर, पढ़े लिखे और समझदार बंदे की तरह बात कर रहे हैं। और ये नहीं है कि किसी की अगर जो है वो कोई अगर इन्होंने जो बुराई की है, उन लोगों को पछाड़ा है जो कि 2 नंबरी कर रहे हैं। इन्होंने जो है वो उन चीज़ों पे मतलब कि गलत नहीं बोला जो कि मज़हबी हैं, ठीक है? लेकिन इन्होंने जो गलत हो रहा है उसके बारे में ज़रूर बोला है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदे की जो है वो तारीफ़ बनती है भाई। क्योंकि मैं अक्सर जो है वो वीडियो में अगर कोई गलत लैंग्वेज यूज़ करता है तो मैं कहता हूँ कि यार इसने ये गलत बोला, इसने ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे तारीफ़ भी बनती है भाई। जो अच्छा बोलेगा उसकी तारीफ़ भी बनती है। और सुधांशु त्रिवेदी जी जो हैं उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज़ में जो है वो सारा कुछ बताया है। और मैं यकीन करें बड़े आराम से सुकून से सुन रहा था इनको और मज़ा भी आ रहा था सुन के, इनकी बातें। और इनके पास ज्ञान भी काफ़ी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। और इनके पास जो है वो अब देख लें कि इस्लाम के हिसाब से जो है इन्होंने बताया कि 5 रुकन है और उसमें ज़कात है और ज़कात में ये वक़्फ़ आता है कि वक़्फ़ लोग जो हैं वो ज़कात देते हैं, वक़्फ़ को वक़्फ़ करते हैं। और तो वो किस लिए की जाती है ज़कात? वही गरीबों, मस्कीनों और बेवाओं के लिए और जो यतीम हैं उनके लिए होती है। ना कि उनके लिए जो कि फिडे होते हैं और जो खान-सूरे होते हैं, उनके लिए नहीं होती वो ज़कात। तो लेकिन यहाँ पे कौन वक़्फ़ को जो है लूट रहा है? जिनके पास भाई जायदादें हैं, जिनके पास सारा कुछ है, वही लूट रहे हैं उसको। दूसरी साइड पे जो है वो बेचारा गरीब मुसलमान, जो कि एक टाइम की रोटी के लिए तंग है। मकान, कपड़ा वो तो एक अलग चीज़ है, एक रोटी के लिए, एक टाइम की रोटी के लिए तंग है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। ये 9 लाख एकड़ की ज़मीन इन्होंने क्या मेरे मुँह से सुनने लगे हैं अब। यकीन करें ये उन गरीब मुसलमानों को क्यों नहीं मिली? 9 लाख एकड़ मतलब कि प्राइवेट अदारा जो कि दुनिया का सबसे अमीर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा लैंड है, खाली इंडिया का ही नहीं है। तो वहाँ के मुसलमान फिर बेघर क्यों हैं? फुटपाथ पे क्यों अक्सर सोते हैं? क्यों? यही तो मुझे समझ नहीं आती कि उनको क्यों नहीं दी जा रही? उनको देनी चाहिए ना, बेवाओं को देनी चाहिए। बेवाएँ क्यों धक्के खा रही हैं? चलें ये मुसलमानों के लिए बना है ना, मैं मुसलमानों की इसलिए बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए बना है ना ये अदारा। तो मुसलमान ही क्यों धक्के खा रहे हैं जो गरीब हैं? तो इसका जवाब जो है वो किसी वक़्फ़ वाले के पास नहीं होगा, बस बतौरियाँ मारेगा। अगर कोई मुसलमान होगा जिसको जो है वो थोड़ा बहुत लगाव होगा इससे, तो कहीं न कहीं पहले जो है वो अगर हम ये वीडियो ना देख रहे होते तो हमें भी यही लगता है यार ये ज़ुल्म कर रहे हैं इंडिया वाले जो है मुसलमानों पे और वक़्फ़ पे कब्ज़ा करने की ये साज़िश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हालाँकि अब समझ आ रही है कि वहाँ पे गरीबों के लिए तो कुछ बना ही नहीं है, वक़्फ़ ने कुछ किया ही नहीं है।
उन्होंने जैसे कि मिसाल दी कि वक्फ जो है वो सऊदीया में देख लें, वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं है, दुबई में देख लें, इंडोनेशिया में देख लें, मलेशिया में देख लें, उसके बाद पाकिस्तान देख लें, बांग्लादेश ही देख लें। यहाँ पे भी वक्फ बोर्ड पे वो कानून नहीं है, वो इख्तियारात नहीं है उनके पास कि वो किसी के कब्जा करके बैठ जाएँ। तो इंडिया में तो वक्फ बोर्ड जो है वो वक्फ कम जो है वो कब्जा माफिया ज़्यादा बना हुआ है कि जिसका दिल चाहा, जिस पे दिल चाहा जो है वो कब्जा किया और कब्जा करके जो है वो उस पे राज करना शुरू कर दिया, उसको जो है आपस में बाँट लिया। ये तो कोई बात ना हुई। गरीबों को देने के बजाय किसी दूसरे गरीब की जो है वो ज़मीन पे हड़प कर ली। ये क्या चीज़ हुई? ये ज़कात के नाम पे जो है वो मैं अब क्या कहूँ इनको। तो बहरहाल ये है कि गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा था। इन्होंने मेंशन भी किया ना हॉस्पिटल, ना कोई धर्मशाला, ना कोई सराय, ना कोई जो है वो लंगर खाना, ना किसी यतीम के लिए, ना बेवाओं के लिए, ना नबीनों के लिए, किसी के लिए भी कोई एक अदारा नहीं है। चले एक कब्रिस्तान को ज़मीन दे दी थी, वो दिखावे के लिए बता देते हैं जी, ये देखो जी ये हमने वक़्फ़ की थी कब्रिस्तान के लिए, ये देखो जी हमने वक़्फ़ की थी मस्जिद के लिए, ये देखो जी हमने वक़्फ़ की थी अपना मदरसे के लिए। चलें इन तीनों चीज़ों के लिए तो दे देते हैं कुछ जगहों पे। तो क्या आप बाकी हॉस्पिटल बना नहीं सकते? उसको चलाने के लिए जो है वो 9 लाख एकड़ ज़मीन जो है, उसको जो है अगर किराए पे भी दें तो वो उसको चला सकते हैं, उस हॉस्पिटल को चला सकते हैं, वहाँ पे गरीबों का इलाज हो सकता है। वहाँ पे जो है वो सराय खाने नहीं बना सकते हैं, लंगर खाने बन सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे जो हैं वो जितने भी नेता हैं या जितने भी मेंबर हैं, ये इन्होंने जो है वक़्फ़ को लूटना शुरू किया है और गवर्नमेंट ने ठीक किया है। जब गरीबों तक चीज़ ही नहीं पहुँच रही तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है और अमेंडमेंट बहुत अच्छी चीज़ हुई है, इसमें भी कोई शक नहीं है और ये एक एनजीओ टाइप इदारा है। मज़हबी जो है कमेटी एक और चीज़ होती है जो कि मुख्तलिफ़ मदरसों को सँभालती है, अपना कब्रिस्तानों को सँभालती है। तो मस्जिदों को सँभालती है वो कमेटी होती है। ये एक एनजीओ टाइप अदारा है, तो यहाँ पे जो है वो कोई भी आके जो है वो कर सकता है और गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। ये नहीं है कि पूरी छूट दे दें इनको और ये जो है कब्ज़ा करते रहें और ऐसा नहीं होगा, अमेंडमेंट इसीलिए की गई है। और अच्छा हुआ है अमेंडमेंट, जो मुसलमान हैं जिनको पता है जो भाई उनको इल्म होना चाहिए कि ये ऐसे है बीच में, उनको क्या फ़ायदा हुआ मिला है कभी। दूसरी बात ये है कि इन्होंने 2 बंदों का ज़िक्र किया है कि 2 मुसलमान 2 तरह के मुसलमान होते हैं। एक होता है जो कि शरीफ सादा, ईमान का पक्का, जो कि अपनी ज़मीन जो है मज़हबी काम के लिए देता है, दान देता है जी, ये कब्रिस्तान के लिए यूज़ हो जाएगी, ये किसी गरीब के लिए यूज़ हो जाएगी, ये मस्जिद के लिए हो जाएगी, या मदरसे के लिए हो जाएगी। तो वो तो दान करता है ज़मीन। और एक होता है दूसरा मुसलमान, जो कि किसी की ज़मीन जो है वो कब्ज़ा करके, खुद जो है वो हड़प करके जब वो शामलाट हो जाए या कुछ इस तरह का काम हो जाए उस पे, तो वो वक़्फ़ कर दीजिए वक़्फ़ बोर्ड को और वक़्फ़ बोर्ड जो है फिर उस पे कब्ज़ा कर लेगा और फिर जो है वो ख़त्म हो जाएगा सारा केस ही क्योंकि वक़्फ़ बोर्ड ने ले लिया है। और एक वो तरह के होते हैं लोग, जो कि वो दान के नाम पे जो है किसी की कब्ज़ा की हुई ज़मीन दे देते हैं, किसी से दुश्मनी निभाने के लिए जो है वो दे देते हैं। तो ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। एक तो अपने ईमान के तौर पे देता है ज़कात। मैं समझता हूँ कि ये वक़्फ़ बोर्ड को देने के बजाय जिस तरह लोग जो हैं मतलब सनातन धर्म में जो है वो गुरु हैं, वो अपने तौर पे वो सारा कुछ कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी काफ़ी जो है मुसलमान ऐसे हैं कि जो कि खुद से जो है वो सारा कुछ कर रहे हैं और जो दे रहे हैं ना वक्फ बोर्ड को दान कर रहे हैं, वो भी जो है वो खुद से जो है वो गरीबों की मदद कर दें। अगर आप दान नहीं देना चाहते हैं तो आप खुद जो है वो किसी गरीब, बेवा, किसी यतीम के लिए जो है वो उसको दे दें ज़मीन या उसके नाम कर दें। तो ताकि आपको पता होगा अपने हाथों से दें उसको। तो आपको पता भी होगा कि सही जगह इस्तेमाल हो रही है। ऐसे इदारों को देने के बजाय खुद जो है वो वक़्फ़ कर दें किसी को, वक्फ बोर्ड को देने के बजाय। इस तरह जो है वो वाक़ई किसी गरीब के पास पहुँचेगी वो चीज़, वाक़ई किसी बेवा के पास पहुँचेगी वो चीज़, वो दान की हुई, वो ज़कात की हुई चीज़ जो है वो उस हकदार के पास पहुँचेगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्फ बोर्ड को देने के बजाय जो है वो खुद अपने हाथों से दें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी रही बात जो इन्होंने और भी बातें की हैं कि अंग्रेज़ों ने जो है वो ज़ाहिर है मुग़लों की हैं जी ज़मीन ये और ज़ाहिर है कागज़ होने चाहिए, मुग़लों की हैं तो उसके बाद लिखावट होनी चाहिए, अंग्रेज़ आए हैं बीच में, मराठा आए हैं बीच में, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि ये जी मुग़लों ने दी है वक्फ बोर्ड को या किसी मुसलमान को दी है, तो फिर वो होना चाहिए, कागज़ात होने चाहिए, वो लेकिन किसी के पास भी नहीं है। तो कागज़ात के बिना जो ज़मीन है वो भई वक़्फ़ ने फिर तो ऐसे ली होगी और जो है वो कागज़ात जिनके ज़मीन के हैं, जिन्होंने वाक़ई दान किया है, वो तो चलें साबित हो जाएगा कि ये ज़मीन जो है फलाने बंदे ने जो है वो दे-दे के नाम की थी वक़्फ़ बोर्ड के।
वो तो ठीक है। तो जो जमीन के कागजात नहीं है, अब उनका जो है वो क्या साथ देंगे वक्फ बोर्ड वाले? वो देना चाहिए ना, उनको देना पड़ेगा उनको। और दूसरा यही वो कोई जो अमेंडमेंट की है कि कोर्ट, सिविल कोर्ट में जाएंगी जो केस होगा, वो भी मैं कहता हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छा काम है। जो अगर किसी की जमीन पर जो है वक्फ की तरफ दिया जाता है या किसी मतलब कि किसी और कब्जा करने वाले बंदे ने कब्जा करके वक्फ को दे दी, तो वो कोर्ट में जाए और जाके बेचारा लड़ेगा, और कोई ज़मीन उसके शायद हो सकता है उसको वापस मिल जाए। वक़्त में अगर लड़ेगा तो वो तो मिलने वाली नहीं है फिर। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि बहुत जो है वो अच्छी हुई हैं वक्फ बोर्ड के हवाले से। और मुसलमानों को वहाँ पे समझना चाहिए, देखना चाहिए और फैक्ट को चेक करना चाहिए कि फैक्ट क्या है और यूज़ कहाँ पे हो रही थी वो जगह। 9 लाख एकड़ यार कम ज़मीन नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्राइवेट किसी एनजीओ के पास वो है, वो वक्फ बोर्ड के पास है ज़मीन। तो वहाँ के फिर भी मुसलमान जो है बेघर फिरें और ये सारा कुछ हो, तो मुझे डाउट होता है ना भाई। एक चीज़ नहीं बनाई, हॉस्पिटल तक नहीं बनाया गया गरीबों के लिए। गरीबों के लिए फिर क्या दान कर रहे हैं ये? और जो कागज़ात में लिखाई गई हैं जी, यहाँ पे इतनी सिर्फ रेवेन्यू हुई है 1,63 करोड़, मेरे ख़्याल में यही कह रहे थे, 163 हुँ, करोड़, हाँ, 163 करोड़। बिल्कुल। तो उसमें से खर्चा हो गया जी जो 125 करोड़, बाकी ये सारा 9 लाख एकड़ में सिर्फ यही मिला है साल का। यहाँ सवा करोड़। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा-सा देखने वाली होगी, और ये घपला हो रहा है और अच्छी बात है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं सुधांशु त्रिवेदी जी की जो है फिर से वही एप्रिशिएट करूँगा कि बड़े अच्छे अंदाज़ में जो है इन्होंने बयान किया है। हुँ, किसी की दिल आज़ारी भी नहीं होती इस बिल्कुल। ऐसी बातों से, यकीन करें। बिल्कुल जी। और तकरीबन सेम ओपिनियन ही है, लेकिन वो लोग जो साथ दे रहे हैं असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग और उनके जो साथ हैं, मैं कहूँ कि पॉलिटिकल वे पे रिलीजियस कार्ड खेल के और लैंड माफिया का साथ दे रहे हैं, किस्म का अपने ही एक जो है उन्होंने किया हुआ था। और गवर्नमेंट अगर इम्प्लीमेंट कर रही है तो कुछ लोगों को उस वे से चुल मच रही है, रिलीजियस वे से, कि हिंदू मुस्लिम वाला ये अलग अलग मुद्दा है और मुस्लिम्स को पहले ही दबाया जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी खबरें चल रही होंगी और इसकी बात ठीक है कि हम भी अगर ये वीडियो ना देख रहे होते, रिलेटेड ना होते, तो हम भी कहीं न कहीं एहतजाज का, उस चीज़ का हिस्सा बन रहे होते, जो कि गलत बात थी। और हमारे लिए दुखदायक होती, क्योंकि भई हम ही उन लोगों में आते जो कह रहे होते कि इंडिया, भारतीय हुकूमत जो है वो ज़ुल्म कर रही है मुसलमानों के ऊपर और ये और वो। लेकिन रियलिटी अब पता चला है कि भई वो लोग जो रिलीजियस कार्ड खेल के लैंड माफिया का साथ दे रहे हैं और हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत अरसे से उन्होंने वो लैंड जो है वो हड़पा हुआ था। इतनी प्रॉपर्टी हड़प के उन्होंने किया भी कुछ नहीं है। तो सवाल तो बिल्कुल बनता है और अवाम भी अब करेगी, आपके ऊपर उँगली उठाएगी। और उन लोगों को उठाना चाहिए जो असदुद्दीन अवैसी के साथ, उनकी पार्टी के साथ आम बंदे जो शामिल है ना, उनको, उन मुस्लिम्स को आवाज़ उठानी चाहिए, बाहर निकलना चाहिए कि तुम लोगों ने क्यों नहीं किया ये कुछ? तुम लोग क्या करते रहे? जवाब दो इस चीज़ का। और अगर उनके पास जवाब है ऑथेंटिक तो ठीक, अगर नहीं है तो भाई उनका बायकॉट करें, निकालें उनको। क्योंकि भाई यही चीज़ जो है आने वाले वक़्त में, अगर बंदा अच्छा होगा, अगर असदुद्दीन अवैसी को निकालते हैं, एक अच्छा बंदा जो होल्ड करता है, तो आने वाले वक़्त में उनके साथ जो पास्ट में ज़्यादतियाँ हुई हैं, जैसे ये अभी वक़्फ़ का एक जो है वो बिल पास किया, अगर वो सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, रियलिटी क्या था, क्या हो रहा था, क्या चल रहा था पीछे, तो भाई ये चीज़ नहीं होगी उनके साथ। उनको पता होगा कि भाई हमने ये प्रॉपर्टी थी और ये चीज़ जो है हमारी सहूलत के लिए बनी। स्कूल, कॉलेजेस वगैरह और मदरसे और हॉस्पिटल और ये चीज़ें जो हैं, उन्हें पता चलेगा, खुद उन्हें फ़ील होगा कि ज़िंदगी हमारी आसान हो गई है, बेहतर हो गई है, इस बंदे की वजह से। फिर उनको सपोर्ट करना भी बनता है कि हाँ, हमारे हक़ में ये बंदा खड़ा है और ये आवाज़ उठाता है। और कोई बिल पास करना हो, कुछ ऐसी चीज़ हो, तो हम इसे बता सकते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो पास हो। तो वो एक बीच में कह लें एक सिलसिला ही है वो बंदा, लेकिन ये है कि अच्छा होना चाहिए। अगर वो बंदा 2 नंबर होगा तो भाई उधर से लेगा और हड़प लेगा और आगे नहीं देगा। तो वो एक सिलसिला जो चेन है उसको तोड़ देगा। तो असदुद्दीन अवैसी जैसे लोग और उन जैसे लोग जो है वो बैठे हुए हैं, अभी भी होल्ड कर रहे हैं और विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। पाकिस्तान में 1-2 पोस्टें भी मैंने देखी, जो सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक और इंस्टा के ऊपर। तो ये चीज़ें मेरे ख़्याल में लोगों तक पहुँचती नहीं है प्रॉपर। तो मैंने भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होता है एक बंदे को दोबारा, क्योंकि बार-बार हम तो वीडियो देखते हैं, हमें पता है कि पीछे चल क्या रहा है, पूरा सिनेरियो क्या है। तो उस बंदे को समझाना, फिर बैठ के फिर उसके साथ डिबेट करना, फिर ये चीज़ जो है ये भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हुँ, लेकिन वो अपना हो ना, साथ बैठता हो, तो फिर रोज़ की मुलाकात होती है तो उसे बता सकता है बंदा। बहरहाल जी, वीडियो अच्छी थी और बाकी एप्रिशिएट करूँगा सुधांशु जी को।
क्योंकि इनकी पहले भी वीडियो की थी हमने, हाँ की और थी। इनके बोलने के ऊपर, इनका स्टाइल जो है और प्रेजेंट करने के ऊपर बड़ा हमने अप्रिशिएट किया था कि बंदा जो है टू द पॉइंट बात करता है और सोफिस्टिकेटेड टाइप बंदा है, और इधर उधर नहीं जाएगा, इधर उधर की फालतू बात नहीं करेगा, टू द पॉइंट रहेगा। और वही बात उन्होंने सही तरीके से एग्जैक्ट वे से समझाया, और काफ़ी लंबी जो है ये पॉडकास्ट है। ये मेरे ख्याल में फर्स्ट पार्ट है हम लोगों ने किया, और होप सो आपको पसंद आया होगा, और कमेंट्स कीजिएगा कि सेकंड पार्ट हम उसके ऊपर भी रिएक्ट करें, और आप क्या ओपिनियन रखते हैं इस सारी कन्वर्सेशन के ऊपर, उनकी बातचीत के ऊपर, तो कमेंट सेक्शन ओपन है जी आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।